नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात अखिलेश के काशी दौरे की, जिसने यूपी की सियासत का पारा हाई कर दिया है। क्योंकि अखिलेश एक तरफ शूद्र वाली लाइन पर खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के मोर्चे पर भी भाजपा को घेर रहे हैं। वहीं बात करेंगे यूपी में शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसके जरिए सरकार ने यूपी में भविष्य की बड़ी लकीर खींच दी है। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बात करेंगे आगरा में कल से शुरू हो रहे G20 की, जिसके लिए ताज नगरी को भव्य रूप से सजाया गया है। साथ ही बताएंगे टिकैत के ट्रैक्टर संग्राम की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। बात अखिलेश का डबल मोर्चा, शूद्र के बाद हिंदुत्व की चर्चा। क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश गाजीपुर में थे, जहां भाजपा पर जमकर गरजे। आज बारी काशी की थी, जहां अखिलेश ने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर उन लोगों को बड़ा जवाब दिया जो रामचरितमानस वाले विवाद के बाद उन्हें ब्राह्मण विरोधी बता रहे थे। लेकिन जहां अखिलेश डबल मोर्चे पर खेल रहे थे, वहीं एक तैयारी राजभर के मोर्चे पर भी कर रहे थे। अखिलेश का डबल मोर्चा, शूद्र के बाद हिंदुत्व की चर्चा। पूर्वांचल की पिच पर पावर हिटिंग, 24 के लिए बड़ी सेटिंग। 2024 की चुनावी जंग में भली अभी वक्त हो, लेकिन समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर बैटिंग कर रही है। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर शूद्र वाली लाइन खींच रही, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी खुद अखिलेश यादव ने अपने कंधों पर ले ली है। इसे काशी से आई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां अखिलेश यादव ने हनुमान मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक दर्शन किए और साथ ही उन तमाम लोगों को संदेश भी दिया जो रामचरितमानस वाले एपिसोड के बाद से सपा को ब्राह्मण और हिंदुत्व विरोधी बता रहे हैं। बाबा का दर्शन हमेशा जब भी मुझे मौका मिला है मैंने किया है, और यही प्रार्थना करता हूँ आम लोगों का जीवन बेहतर हो। प्रार्थना यही करता हूँ कि माँ गंगा का जो ओरिजिनल स्वरूप था वो बना रहे। दरअसल काशी राजनीति की वो पिच है जिसे भाजपा अपना होम ग्राउंड मानती रही है। यहाँ की लोकसभा सीट से लेकर सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का एक छत्र राज है। 2022 में जब पीएम मोदी चुनाव के आखिरी पड़ाव में काशी पहुंचे थे, तो पूरे चुनाव को भाजपा की तरफ मोड़ दिया था। अब अखिलेश यादव भाजपा को उसी के स्ट्रॉन्ग जोन में बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि यूपी में भाजपा को टक्कर देनी है तो पहले काशी को साधना होगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव जब काशी पहुंचे तो काशी के उन लोगों से भी घुलते मिलते नजर आए। वो पप्पू की उस दुकान पर भी पहुंचे जहां पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चाय पी थी। मुझे याद है जिस समय कॉरिडोर बनने का सबसे पहला फैसला लिया गया था, उस समय कैबिनेट समाजवादी सरकार की थी और जो मकान लेने की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि उन्हीं का ठप्पा है बीजेपी का। ऐसा नहीं है। समाजवादी सरकार में भी पहले कैबिनेट के जो फैसले थे कॉरिडोर को लेकर के, मैं समझता हूँ आप जानते होंगे कि जहाँ पर लैंड एक्विजिशन होने का काम शुरू हुआ था। अखिलेश यादव अपने शूद्र वाले बयान को लेकर जहां दलितों और अति पिछड़ों को सेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर मंदिर जाकर दर्शन करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की तैयारी भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव काशी आए तो सबसे पहले उन्होंने संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाया, पूजा अर्चना की। इससे पहले लखनऊ में भी अखिलेश यादव कई बार मंदिरों में दर्शन करते हुए देखे गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के इस मंदिर दर्शन पर निशाना साध रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश का ये दांव हिंदुत्व की पिच पर उन्हें बड़ा खिलाड़ी बना पाएगा? क्योंकि अखिलेश इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन मोर्चे पर खेल रहे। उनका पहला प्लान यादव मुस्लिम वोट के साथ दलित और अति पिछड़ों को साथ जोड़ना है, लेकिन दूसरा प्लान ये भी है कि ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों को नाराज ना किया जाए। क्योंकि जब से अखिलेश ने रामचरितमानस वाले बयान पर स्वामी की साइड ली है, सपा के एक धड़ा अखिलेश यादव से नाराज है। और अब ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि कई सपा नेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया। क्योंकि जब अखिलेश यादव काशी पहुंचे तो उनकी एक फोटो पर सपा प्रवक्ता रोली मिश्रा ने यह कहते हुए तंज कस दिया कि रामचरितमानस का अपमान कैसे स्वीकार करेंगे संकट मोचन हनुमान।
अब अखिलेश हिंदुत्व की पिच पर बनी इस खाई को काशी से भर पाते हैं या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि एक चुनौती ओम प्रकाश राजभर की भी है, जिनको साथ लेकर अखिलेश ने 22 की लड़ाई में भाजपा को बड़ी टक्कर दी थी। लेकिन इस बार राजभर का झुकाव भाजपा की तरफ है और अब राजभर की भरपाई करने के लिए अखिलेश पूर्वांचल में सुभाषपा के उन बागियों को साधने में लगे हैं जिन्होंने राजभर के खिलाफ मोर्चा खोला है। क्योंकि जब अखिलेश काशी पहुंचे तो सुभाषपा के बागी शशि प्रताप सिंह के घर भी गए और सपा के इस दांव पर सुभाषपा ने ये कहते हुए हमला बोल दिया कि अखिलेश कुछ भी कर ले, उनकी दाल नहीं गलेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी दगे हुए कारतूसों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको जोड़ करके अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनके पार्टी में अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, अब जो ढेर हो चुके हैं, जो दग चुके हैं, अब उन्हीं से मिल करके उनको अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश इन तीनों मोर्चों पर सफल होंगे और क्या सपा के 32% वोट को 50% तक पहुंचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात इन्वेस्टर समिट की। बादलों से ऊंची यूपी की उड़ान 32 लाख करोड़ से आएगी जान, क्योंकि आज से यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया तो खुद को यूपी की तारीफ से नहीं रोक पाए। इस ग्लोबल समिट के जरिए सरकार यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा कर रही है। इन्वेस्टर समिट में 32,92,000 करोड़ के 18,643 MOU साइन कराए। इसमें करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। बादलों से ऊंची यूपी की उड़ान, 32 लाख करोड़ से आएगी जान। भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन यूपी में लगा निवेश का मंच। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, तो सीएम योगी का संकल्प यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का। क्योंकि सूबे की योगी सरकार ने लखनऊ में निवेश का ऐसा मेला लगाया कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त लखनऊ पर आकर ठहर गई। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने आए तो खुद को यूपी की तारीफ करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बताया तो सीएम योगी ने भी यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की पूरी लकीर खींच दी। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सीएम की जमकर तारीफ की और कहा 6 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। कानून व्यवस्था पर काम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर सुधार हुआ है, जिसकी वजह से यूपी निवेश प्रदेश बन गया है और उत्तर प्रदेश देश के लिए ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। यूपी सरकार का दावा है कि उसने इन्वेस्टर समिट में 32,92,000 करोड़ के 18,643 MOU साइन किए, जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। यूपी सरकार की ये उड़ान इसलिए बड़ी है कि पहले सिर्फ 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था, जो बढ़कर पहले 15 लाख करोड़ हुआ और फिर 25 लाख करोड़ और उसके बाद 32 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के पथ की ओर अग्रसर है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में
32 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं और तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यूपी में जितनी दिलचस्पी विदेशी निवेशकों की है, उतनी ही देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने जहां यूपी में 75,000 करोड़ के निवेश की बात कही, तो वहीं आदित्य बिरला ग्रुप ने 25,000 करोड़ के निवेश का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। Our total investment value in UP stands at a staggering 40,000 crores. It is heartening for me to see as an investor Uttar Pradesh undergo a metamorphosis in the last few years under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji. यूपी में शुरू हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 12 फरवरी तक चलेगा, लेकिन जितनी चर्चा इन्वेस्टर समिट की जा रही, उतनी ही इस पर राजनीति हो रही। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। लेकिन जहां एक तरफ सरकार 32 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने का दावा कर रही, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, क्योंकि जब लखनऊ में निवेशकों का जमावड़ा लगा था, तब अखिलेश सरकार की निवेश पॉलिसी पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल ये पूरी लड़ाई विकास की पिच पर एक बड़ी लकीर खींचने की है, क्योंकि जब से सूबे में भाजपा की सरकार आई है, अखिलेश विकास के मोर्चे पर खुली चुनौती देते रहे। योगी की निवेश क्रांति पर सियासत हाई, इंसेंटिव पर सीधी लड़ाई। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। अखिलेश का योगी पर हमला, यूपी में कुछ नहीं बदला। एक तरफ लखनऊ में बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा, तो दूसरी तरफ सरकार के दावों को देख विपक्ष का पारा चढ़ गया, क्योंकि सरकार 32 लाख करोड़ के एमओयू पर अपनी पीठ थपथपा रही, जिस पर अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव ने यह कहते हुए तंज कसा कि यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, जो समिट खत्म होते ही हवा हो जाएगी। कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। 6 साल में इन्होंने क्या देश और विदेश के लिए किया है, वो हम जानना चाह रहे हैं। ये समिट इस तरीके के पहले भी कार्यक्रम चले हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, कितना ये इन्वेस्ट ले आए। अखिलेश यादव का यह हमला भाजपा को इस कदर चुभ गया कि भाजपा के बड़े बड़े नेता मैदान में उतर आए। कोई अखिलेश को आतंकवाद के मोर्चे पर घेरने लगा, तो कोई सपा के गुंडाराज पर हमला बोलने लगा। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी का भी इन्वेस्टर मीट होता था। वो होता था गुंडों का मीट, वो होता था आतंकवादियों का मीट, वो होता था समाज में अलगाववादियों का मीट, वो उसी का इन्वेस्टर मीट करते थे। उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में इसका सांप्रदायिकरण कर दिया गया था। तो जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुए और जो सरकार में रहते हुए अपनी 200 करोड़ 150 करोड़ की कोठियां महल बनाते रहे, वो लोग आज योगी जी के इस प्रयास के ऊपर अगर इस प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता दूषित है, हम सभी लोग जानते हैं। एक तरफ सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक बड़ी उपलब्धि और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा में एक माइलस्टोन के रूप में देख रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर निशाना साधते नहीं थम रहा। एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इन्वेस्टर को बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, जमीन या टैक्स में छूट ये नहीं मिलेंगी, तो आखिर वो क्यों उत्तर प्रदेश में आएगा। इन्वेस्टर जब इंसेंटिव मिलता है तो उत्तर प्रदेश में आता है, अगर ये सुविधाएं उसे नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर जो है वो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या अन्य प्रदेशों में चले जाएंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई विकास की पिच पर एक बड़ी लकीर खींचने की है, क्योंकि जब से सूबे में भाजपा की सरकार आई है, अखिलेश विकास के मोर्चे पर खुली चुनौती दे रहे। लेकिन इस बार लड़ाई 2024 की है, इसलिए न अखिलेश चुप रहने के मूड में है और न भाजपा जवाब देने से पीछे हट रही। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे,
एबीपी गंगा। आज G20 की भव्य तैयारी, दुनिया देखेगी मेहमान नवाजी, क्योंकि 11 फरवरी से आगरा में G20 समिट शुरू होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर से डेलीगेशन आएंगे। आगरा आने वाले मेहमानों के लिए आगरा में भव्य तैयारी की गई है, क्योंकि मेहमान जहां से गुजरेंगे आगरा ब्रांड की तारीफ करने के लिए खुद से नहीं रोक पाएंगे। देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। G20 की भव्य तैयारी, दुनिया देखेगी आगरा की मेहमान नवाजी। ताजमहल से लेकर लाल किला, रात की रोशनी में भव्य नजारा। जहां एक तरफ लखनऊ में इन्वेस्टर समिट की धूम है, वहीं आगरा में 11 फरवरी से G20 समिट शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आगरा को विदेश की तर्ज पर सजाया गया है। G20 के स्वागत के लिए आगरा पूरी तरह तैयार है। G20 समिट से पहले सड़कों को लगातार दुरुस्त किया गया। ट्राई कलर में जो झिलमिल करती हुई रंग बिरंगी जो झालरें हैं वो काफ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं और एक मैसेज भी दे रही हैं राष्ट्रीयता। आगरा के सेल्फी पॉइंट का ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा आकर्षण बना हुआ है, जिसे पुर्तगाली शैली में लगाया गया है। ताजमहल के बाद अगर कोई भी सबसे खूबसूरत चीज़ है तो इस समय आगरा में आगरा सेल्फी पॉइंट है, और आगरा सेल्फी पॉइंट पार्क को G20 समिट के मद्देनज़र विशेष तौर पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि आई लव आगरा, और उसके नीचे ताजमहल की जो प्रतिकृति नज़र आ रही है वो काफ़ी खूबसूरत और भव्य नज़र आ रही है। विदेशी मेहमान जहां से गुजरेंगे उन्हें ब्रांड आगरा से लेकर ब्रांड यूपी की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि गली से लेकर चौराहे हर बड़े बाजार में सिर्फ और सिर्फ G20 की झलक नजर आ रही है। चौराहे को G20 क्रॉसिंग नाम दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगरा मेट्रो ऑफिस के सामने एक पूरा पार्क ही G20 को समर्पित कर दिया गया है। G20 का लोगो लगाया गया है इसमें। इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का नारे को साकार करते हुए ग्लोब लगाया गया है, जो लगातार घूम रहा है और बहुत ही आकर्षक लग रहा है। इसके साथ ही जो तमाम जो चौराहों पर जो मूर्तियां लगाई गई हैं उनको भी कहीं ना कहीं फसाड लाइटिंग से उनको भी सजाने की पूरी कोशिश की गई है। आगरा में कबाड़ के सामान से एक खूबसूरत पार्क तैयार किया गया है, जिसे वेस्ट टू वंडर पार्क नाम दिया है, जिसमें गांधी जी के 3 बंदरों की जगह 4 बंदर दिखाई देते हैं। उसमें एक बंदर फोन में लगा हुआ है, जो हर आने जाने वाले का ध्यान खींच रहा है। डेडिकेटेड पार्क है और यहाँ G20 का लोगो लगा हुआ है। एक ग्लोब नज़र आ रहा है जो रात में सतरंगी कलर में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आकर्षक लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस चौराहे को G20 क्रॉसिंग नाम दिया गया है। तो कुल मिला के G20 वो 20 देशों का समूह जो दुनिया की 85% इकॉनमी को होल्ड करता है, वो उन देशों के प्रतिनिधि जब आगरा पहुँचेंगे तो कैसे हिंदुस्तान का एक मैसेज, हिंदुस्तान की ब्रांडिंग को लेकर आगरा शहर उसकी अगुवाई करे, इसको लेकर लगातार जो डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के काम चल रहे हैं। ये ताज नगरी आगरा की झलक है, जिसे दुनिया तो दुनिया खुद आगरावासी देखकर हैरान है। दरअसल 11 फरवरी को G20 देशों की पहली बैठक आगरा में होने वाली है, जिसके लिए आगरा को बड़ी मेहनत से संवारा गया है। तैयारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मेहमानों को यमुना नदी में पेरिस का सीन और लंदन की टेम्स नदी की झलक नजर आएगी। नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कैद का ट्रैक्टर संग्राम, आंदोलन वाला तूफान, क्योंकि किसानों का गुस्सा फिर से एक बार 7वें आसमान पर है, जिसका बड़ा ट्रेलर आज मुजफ्फरनगर में दिखाई दिया, जहां भारतीय किसान यूनियन ने 13 दिन से चल रहे धरने को खत्म कर दिया, लेकिन फसलों के भुगतान पर सरकार को जमकर घेरा है। टिकैत का ट्रैक्टर संग्राम, आंदोलन वाला तूफान। 13 दिन पुराना धरना, मुजफ्फरनगर में किसान गर्जना। अपने आंदोलन से सरकार को बैकफुट पर धकेलने वाले किसान एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, क्योंकि फसलों का सही दाम, गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं ने किसानों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। और मुजफ्फरनगर की महापंचायत से टिकैत ने गरजते हुए ऐलान कर दिया कि अगर वक्त रहते सरकार नहीं जागी तो आगे फिर से आंदोलन होगा। एक साजिश के तहत किसान की जमीन छीनने का प्रोग्राम चल रहा। कुछ पशु खा जाएंगे, कुछ उसको भाव ना दो, जमीनों की कीमतें ठीक हो रही, जमीन बेच के खर्चा चला ले,
बजट में कर्जे की बात कर रहे हैं, तो अब समझ में आ गया कि ये जमीन छीनने का प्लान है। गौरतलब है कि किसान पिछले 13 दिन से मुजफ्फरनगर में धरना दे रहे थे। हालांकि इसे भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया। ये नु कहते 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों के खर्चे तो दुगने हुए, आमदनी घट गई, आधी रह गई आमदनी, तो क्या करे किसान, किससे बात करे, क्या करे। तो ये तो किसानों की पीड़ा, जो इतने किसान आ रहे, कितना विशाल जनसमूह है, और थोड़े से ही आह्वान पर ज्यादा आह्वान नहीं, काम धंधे का समय है, तो एक कितनी जिद सरकार की हो रही, कितना सरकार का जो जिद्दी रवैया है इस तरह की नौबत अड़ा दी। सरकार पर भी दबाव बना, प्रशासन पर भी दबाव बना, और दबाव बनता है आंदोलन का। आंदोलन करने से दबाव बनता है। मुजफ्फरनगर में 13 दिन से चल रहा किसानों का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन साल 2024 में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी जारी रहेगी और सरकार को घेरने का कोई भी मौका भाकियू नहीं चूकेगी। अब किसानों का धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में जन सैलाब उमड़ा, उसे देख सवाल बड़ा है कि क्या किसान फिर एक बार सरकार को अपनी ताकत दिखाने वाले हैं और बता रहे हैं कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने के लिए वो तैयार हैं। ये सवाल इसलिए भी कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसान फिर सड़कों पर आए। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।